एंड टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब टेंजेंट का काम क्या होता है, पहले तो ये आप ये समझिएगा, टेंजेंट का काम ये होता है कि जैसे आपको ना कोई कर्व दे रखा है, जैसे सपोज करिए यही कर्व दे रखा है, ई रेस टू पावर एक्स का कर्व है ये, ठीक है, ई रेस टू पावर एक्स का कर्व है ये, ऐसे नीचे तक जाता है, ये वन यहाँ पे टच होता है, 0,1 पे टच होता है ये, ठीक है ना, यहाँ पे, ठीक है। तो अगर कभी भी आपको जैसे मान लेते हैं कर्व दे रखा है, ठीक है, एक ऐसा कर्व दे रखा है और आपसे ये पूछा जाए कि ये कर्व जो है, हर कर्व की ना एक स्लोप होती है, स्लोप का मतलब होता है ढाल, ठीक है, स्लोप को क्या बोलते हैं हम हिंदी में, ढाल। हर कर्व की अगर वो एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं है, जैसे मान लेते हैं एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं दिख रहा है मेरे को, तो इसकी कुछ ना कुछ ढाल होगी। ढाल ढाल का मतलब ये होता है कि अगर मान लेते हैं इसके किसी पॉइंट पे मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा और यहाँ पे कोई बॉल रखता हूँ, मैं सपोज करूँ कोई बॉल, मेटल बॉल रखी है मैंने, ठीक है, तो यहाँ पे रखूंगा तो वो नीचे स्लाइड हो जाएगी, है ना, क्योंकि मेरे को वो एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं है। आप ये सोचिए आप जिस एक्सिस पे आप चल रहे हो ना वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ठीक है, तो जैसे आप किसी रोड पे चल रहे हो वो ऐसे हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो यहाँ पे कोई भी ढाल नहीं होगी। ढाल कब होगी, जब ये ऐसे हो जाएगी, है ना, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे ढाल आ गई है, ढाल आ गई है, अब मैं स्कूटी अपनी लेके नीचे जा सकता हूँ या जा सकती हूँ। तो ये ढाल का मीनिंग क्या है, आप हॉरिजॉन्टल एक्सिस से इंक्लाइंड हो गए हो थोड़ा बहुत, कुछ एंगल पे आप डेविएट हो गए हो, ऊपर या नीचे कहीं पर भी हो सकते हो, ठीक है। अगर आप इस तरीके से डेविएट हो जाते हो तो इसको बोलते हैं हम ढाल आना, ठीक है, या स्लोप आना। तो टेंजेंट का काम क्या होता है, टेंजेंट का काम ये होता है कि कोई भी कर्व है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं है कुछ पॉइंट्स पे, अगर मान लेते हैं मैं पूछूं उन पॉइंट्स पे उसकी ढाल या स्लोप बताइए क्या होगी, तो वो टेंजेंट निकाल के दे देता है आपको। जनरली जो टेंजेंट होता है वो ये बताता है कि कोई ना कोई इंक्लाइनेशन आपका हो रहा होगा, अगर आप मान लेते हैं पैरेलल नहीं हो तो कोई ना कोई थीटा इंक्लाइनेशन कर रहे होंगे एक्स एक्सिस से, है ना, यानी आप या तो ऊपर की तरफ होंगे इसके या तो नीचे की तरफ होंगे, तो कुछ ना कुछ इंक्लाइनेशन होगा आपका। वो इंक्लाइनेशन के बेसिस पे जो ढाल होती है उसको एम से डिनोट करा जाता है और उसका फॉर्मूला होता है टेन थीटा। ये जो टेन थीटा होता है इसको निकालने का तरीका होता है, इस स्लोप को निकालने का तरीका, ठीक है ना, यानी अगर आपके पास में कोई दो पॉइंट है, ठीक है, दो पॉइंट है, जैसे x1 y1, सपोज करो ये वाला पॉइंट है, यहाँ पे कहीं पे ये टच हो रहा है, इसका नाम है x1 y1, ठीक है, और यहाँ पे टच हो रहा है x2 y2। तो इसको स्लोप को निकालने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं, एक तो m इज इक्वल टू टेन थीटा होता है, एक इसको ऐसे भी बोल सकते हैं m इज इक्वल टू y2 माइनस y1, ठीक है, अपॉन x2 माइनस x1। कैसे निकलती है वो सारी की सारी चीजें आपको 2D में भी दिखती हैं ये, ठीक है, क्लास आई गेस 11th में आता है या 10th में आता है, 11th में आता है, 11th में, ठीक है, क्लास 11th में आता है अगर आप सीबीएसई बोर्ड से या स्टेट बोर्ड से हो तो, ठीक है। तो एम इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन होता है। तीसरा तरीका ये होता है कि अगर एक ये मूविंग कर्व है, मूविंग कर्व क्योंकि हम डेरिवेटिव करते हैं, तो डेरिवेटिव कब कर रहे हैं, जब कोई भी चीज जो है वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रही है और उसमें हमको किसी पॉइंट पे चेंज देखना है ना, तो अगर मूविंग कर्व है और मेरे को टेंजेंट की स्लोप निकालनी है यानी ढाल निकालनी है ना, या कर्व की स्लोप निकालनी है, तो एम को जो है बच्चे वो डी वाई बाई डी एक्स से भी डिनोट कर सकते हैं हम कई बार। तो एक्चुअल में होता क्या है, जो डेरिवेटिव होता है ना फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है, किसी पॉइंट पर फर्स्ट डेरिवेटिव उसकी स्लोप को डिपेंड या क्या बोल सकते हैं डिनोट करता है, डिनोट है ना, डिपेंड तो नहीं, स्लोप को डिनोट करता है, ठीक है। तो जब भी हम डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे अब से, तो इसका मीनिंग स्लोप भी हो सकता है, ठीक है, टेंजेंट की स्लोप भी हो सकता है। तो अभी मैंने क्या क्या बताया, पहले थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। हमने सबसे पहले बोला कि टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट एक लाइन होती है जो किसी भी कर्व को बाहर से टच करती है किसी एक पॉइंट पे, एक्सटीरियर पॉइंट पे, और वो इनफाइनाइट तक जाती है। क्या ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अगर मान लेते हैं टेंजेंट जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं है, तो वो कुछ ना कुछ इंक्लाइनेशन पे होता है जिससे उसमें स्लोप जनरेट हो जाती है ना। अगर कोई स्लोप जनरेट हो रही है तो स्लोप को निकालने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं, जैसे एम इज इक्वल टू टेन थीटा, एम इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। ये कब यूज करते हैं, जब दो पॉइंट्स दे रखे होते हैं आपको, या अगर आपको मान लेते हैं ये भी नहीं दे रखा है ये भी नहीं दे रखा, तो तीसरा तरीका होता है कि डेरिवेटिव कर दो आप, है ना, आप डी वाई बाई डी एक्स निकाल दो उस पॉइंट पर जिस पॉइंट पे आप निकालना चाहते हो, ठीक है, मान लेते हैं आपको इस पॉइंट पे स्लोप निकालनी है, तो इस पॉइंट पे डेरिवेटिव निकाल के ये पॉइंट रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में डेरिवेटिव की एक पहली एप्लीकेशन ये भी होती है कि उसकी हेल्प से आप किसी भी मूविंग कर्व की स्लोप निकाल सकते हो, ठीक है, किसी पॉइंट पे। अब यहां से रोलेस थ्योरम काम करती है। रोलेस थ्योरम ये कहती है कि सपोज करो आपके पास में ना कोई मूविंग कर्व है या कोई भी कर्व है, सपोज करो कोई फंक्शन का कर्व है, y इज इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है, इफ y इज इक्वल टू एफ एक्स इज अ फंक्शन, ठीक है, इज अ फंक्शन, ठीक है, एक फंक्शन है सपोज करो, मैं इसको आसान तरीके से बताऊंगा, बुक की भाषा तो तुम पढ़ी लोगे, मेरे को पता है तुम्हारे बारे में, ठीक है, आसान तरीका बताता हूँ। तो जैसे मान लेते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है और मैं उसको दो एक्सिस के बीच में बनाता हूँ, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में, ठीक है, रुको, अलग अलग पेन लूंगा भाई साहब, ऐसा है नहीं,
ठीक है, मजा आना चाहिए। ठीक है, तो सपोज करो ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है भाई साहब, वाई एक्सिस है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है, वाई एक्सिस है। अब मान लेते हैं यहाँ पे बच्चे कि यहाँ पे कोई दो पॉइंट है ना, जैसे एक यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे, और एक यहाँ पे एक पॉइंट है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू सेम आ रही है। फंक्शन की वैल्यू समझ रहे हो, जैसे सपोज करो ये ए पॉइंट है तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, एफ ए। सही है बात, है ना। मतलब ऐसा होता है ना, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को हम अगर मान लेते हैं ए बोल रहे हैं तो ये वाला पॉइंट ए कहलाता है, जैसे 1 2 3 4। तो अगर मैंने यहाँ पे मान लेते हैं 2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 2 है, ये मतलब होता है ना। तो सपोज करो ये वाला पॉइंट x की वैल्यू को डिनोट कर रहा है और ये वाला पॉइंट y की वैल्यू को डिनोट कर रहा है। जो फंक्शन के कोऑर्डिनेट होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं x, y, है ना। यही होते हैं ना, x मतलब a, y मतलब f a, ये बोलना चाह रहा हूं मैं। ठीक है, तो सपोज करो एक फंक्शन है, उसमें हमने क्या करा, a पॉइंट पे उसकी वैल्यू निकाली, ये एफ ए निकली। ठीक है, एफ ए उसकी वैल्यू निकल गई। अब हमने क्या करा, मान लेते हैं कि दूसरा पॉइंट लिया, कोई दूसरा पॉइंट लिया, ये मान लेते हैं बी पॉइंट लिया। बी पॉइंट पे जो मैंने वैल्यू निकाली, एफ बी निकाली, और ये दोनों वैल्यूज एक जैसी हैं, मतलब बराबर हैं, दोनों वैल्यूज सेम है। मतलब कोई फंक्शन ऐसा है उसका कर्व जो है दो पॉइंट पे सेम वैल्यू दे रहा है, कहने का सेंस ये है। ठीक है ना, जैसे कर्व कुछ भी हो सकता है, कंटिन्यूअस कर्व होना चाहिए बस वो। ठीक है, कंटिन्यूअस कर्व होना चाहिए, कैसा भी कर्व हो। ठीक है, सपोज करो वो दो पॉइंट पे सेम वैल्यू दे रहा है, इस वाले पॉइंट पे और इस वाले पॉइंट पे सेम वैल्यू दे रहा है, यानी यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू दिख रही है वो दोनों सेम ही है। अगर सपोज करो ये 3 लिखा हुआ है तो इसकी वैल्यू भी 3 है, इसकी वैल्यू भी 3 है। 4 लिखा हुआ है तो दोनों की वैल्यू 4 है, कुछ और लिखा हुआ है तो दोनों की वैल्यू वही है। ठीक है, तो रोलेस थ्योरम ये कहती है कि आप अगर इस तरह का कोई भी कर्व बनाओगे तो उसको जब भी आप बनाओगे तो उस पे जब आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो, टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं हम, तो एक पॉइंट या एक से ज्यादा पॉइंट ऐसे जरूर आएंगे। एक पॉइंट आता है होता है जनरली, ठीक है, जनरली वो एक पॉइंट के ऊपर बात करता है कि कम से कम एक पॉइंट ऐसा जरूर आएगा कि जब आप टेंजेंट बनाओगे उस पे, है ना, तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। ये एक्स एक्सिस दिख रहा है ना, इसके पैरेलल हो जाएगा। तो इसके पैरेलल अगर वो हो गया तो इसका मतलब ये होता है कि इसका इंक्लाइनेशन जीरो है। क्या है, इंक्लाइनेशन क्या है बच्चे, जीरो है। और इंक्लाइनेशन जीरो का मतलब ये होता है कि उसमें ढाल ही नहीं है। मतलब ये मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये वो टेंजेंट है। ठीक है, तो अगर ये मान लेते हैं ये दोनों सेम ही पैरेलल हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा। तो एक्स एक्सिस से के अगर ये पैरेलल है तो एक्स एक्सिस के साथ 0 डिग्री का एंगल बनाएगा, यानी थीटा की वैल्यू 0 होगी। अब अगर थीटा की वैल्यू 0 है, मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर थीटा की वैल्यू 0 है तो ये सपोज करो किसी पॉइंट पे हो रहा है, किसी पॉइंट पे मान लेते हैं सी पॉइंट है कोई, सी पॉइंट पे ऐसा हो रहा है कि थीटा की वैल्यू यानी इंक्लाइनेशन 0 आ रहा है, तो टेंजेंट की स्लोप भी 0 हो जाएगी। टेंजेंट की स्लोप जिसको हम एम बोलते हैं, डी वाई बाई डी एक्स बोलते हैं, या टेन थीटा बोलते हैं, तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा tan 0 डिग्री, है ना। तो इसका मतलब डी वाई बाई डी एक्स एट सी, वो भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, डिग्री में नहीं 0 हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसको सिंपल लैंग्वेज में डी वाई बाई डी एक्स को कई बार कोई फंक्शन अगर एफ एक्स दे रखा है, वाई दे रखा है तो डी वाई बाई डी एक्स लिखते हैं। फंक्शन अगर एफ एक्स दे रखा है तो डी वाई बाई डी एक्स को हम एफ डैश एक्स लिखते हैं, पता ही बात है ना। और सी पॉइंट पे निकालना हो तो एफ डैश सी लिखते हैं, इसको 0 बोलते हैं, है ना। तो ये कहती क्या है थ्योरम, ये कहती ये है कि अगर कोई आपके पास में कर्व है ना, और उसकी दो पॉइंट पे सेम वैल्यू दे रहा है, वो फंक्शनल वैल्यू सेम है, जैसे एफ ए और एफ बी, पॉइंट अलग अलग है, देखो ये वाला पॉइंट अलग है, ये वाला पॉइंट अलग है, लेकिन इसकी फंक्शन की वैल्यू सेम है। समझ रहे हो आप, मतलब ये वैल्यूज अलग अलग है लेकिन ये वैल्यू सेम है, फंक्शन की वैल्यू सेम है, जैसे ये वाली वैल्यू सेम है, दोनों एक जैसी है ना। तो इस कर्व को आप कैसा भी बना लो, घुमा फिरा के, टेढ़ा मेढ़ा उल्टा पुल्टा कैसे भी बना लो, इस पे एक पॉइंट ऐसा जरूर आएगा जिसपे इसका टेंजेंट की स्लोप 0 हो जाएगी या इसका फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। यह है सिंपल सी थ्योरम ये। ठीक है, अब इसमें स्टेटमेंट होती है कुछ, स्टेटमेंट क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया, इसको पीछे जाके ना लिख लेना जो जो मैंने बोला है ना। ठीक है, अब स्टेटमेंट बताता हूँ। स्टेटमेंट ये है, ये कर्व आप कैसा भी बना सकते हो, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। ये दो पॉइंट है, ठीक है, इन दो पॉइंट को मैं बोल रहा हूँ, ये ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, इस पे एफ है, इस पे एफ बी वैल्यू। अगर ये कर्व ऐसे बनेगा तो भी टेंजेंट की, देखो एक पॉइंट ऐसा सी जरूर आएगा यहाँ पे, जहां पे इसके एफ डैश सी जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, होगा ना। ये देखो एक ऐसा टेंजेंट तो जरूर बना पाओगे ना जो इसके पैरेलल हो। ठीक है, आप बोलेंगे सर जरूरी थोड़ी ना है, बिल्कुल जरूरी है। देखो अगर दो पॉइंट ये दोनों सेम ही वैल्यू है
तो इन दोनों पॉइंट को मिलाने के लिए अगर ये दोनों सेम वैल्यू है, इन दोनों पॉइंट को मिलाने के लिए आपको लाइन या कर्व ड्रॉ करना पड़ेगा। अगर आप कर्व ड्रॉ करते हो, सपोज आप उठा के ड्रॉ करोगे तो आप उसको नीचे भी लेकर आओगे, नीचे लेकर आओगे तो भी टेंजेंट की स्लोप जीरो हो सकती है ना। और अगर मान लेते हैं आप नहीं भी लेकर आते नीचे, आप इसको सीधी सीधी लाइन खींच लेते हो, तो सीधी सीधी लाइन अभी भी एक्स एक्सिस के पैरेलल ही है ना। तो टेंजेंट की स्लोप हर कंडीशन में ही जीरो आ रही है, जीरो तो आएगी आएगी, ठीक है। टेंजेंट की स्लोप क्या आएगी, जीरो तो आएगी आएगी। टेंजेंट की स्लोप वर्ड यूज नहीं करते जनरली, हम इस थ्योरम में जो वर्ड यूज करते हैं वो करते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव इसका जीरो होगा। तो थ्योरम ये कहती है अगर एफ एक्स इज इक्वल टू या वाई इज इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है एंड एफ एक्स जो है ये तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। पहला, ये कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस है इन क्लोज इंटरवल ए बी, मतलब ये ए और बी यहां से लेके यहां तक ये जो फंक्शन का जो कर्व है वो कंटिन्यूअस है, देखो कहीं पे ब्रेक नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा। जैसे अगर ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो ये ए से लेके बी तक ब्रेक नहीं हो सकता, उसके बाद कहीं पे भी ब्रेक हो जाए। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, इसके बाद कहीं पे भी ब्रेक हो जाए, लेकिन इसके अंदर ब्रेक नहीं हो रहा। और ये क्लोज इंटरवल है, यानी ए पे भी इसकी देखो वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, बी पे भी एग्जिस्ट कर रही है। ये फंक्शन जो है एफ एक्स जो है वो कॉन्टिन्यूस है एक्स मतलब क्लोज इंटरवल ए बी में, जहां पे मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्लोज इंटरवल ए बी में, या ऐसे बोल सकता हूँ इन एक्स बिलोंग्स टू ए बी, ठीक है, जहां पे एक्स कोई एक ऑर्बिट्ररी नंबर है, ठीक है, जो ए बी के अंदर आ रहा है। क्या बात समझ में आ रही है? दूसरा, अगर ये ही कर्व जो है ये डिफरेंशिएबल है, क्या है, डिफरेंशिएबल है। डिफरेंशिएबल का मतलब समझते हो ना आप, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है इन ओपन इंटरवल ए बी, ओपन इंटरवल ए कॉमा बी, ठीक है। एंड तीसरी कंडीशन अगर ये सेटिस्फाई कर ले, मतलब तीन कंडीशन इसको सेटिस्फाई करनी है रोलेस थ्योरम सेटिस्फाई होने के लिए। पहला, फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए क्लोज इंटरवल ए बी में। दूसरा, फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल ए बी में, ठीक है। अगर ये कंटिन्यूअस फंक्शन है तो ये डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए, ठीक है ना, ओपन इंटरवल ए बी में। और तीसरी कंडीशन ये है कि जो फंक्शन की एफ ए, यानी फंक्शन में जो पहला वाला जो इंटरवल का नंबर है ये डाल के जो आंसर आ रहा है, वही जो है वो दूसरा वाला जो नंबर है, यानी जो अपर लिमिट वाला जो नंबर दिख रहा है, ये डाल के दोनों आंसर जो है वो सेम आना चाहिए। यानी जो एफ ए है ये वाला वैल्यू और ये वाली वैल्यू, दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए, ये वाला आंसर और ये वाला आंसर सेम होना चाहिए, ठीक है। तो अगर ऐसा है, दोनों के आंसर सेम है, जैसे मान लेते हैं 5 है तो ये भी 5 होना चाहिए, ये भी 5 होना चाहिए, कहने का मतलब ये, अगर ये वाई एक्सिस 5 को डिनोट कर रहा है तो, ठीक है। तो अगर ऐसा है कि ये वैल्यू सेम है, ठीक है, डिफरेंशिएबल भी है फंक्शन, कंटिन्यूअस भी है फंक्शन, तो ऐसा पॉइंट जरूर एग्जिस्ट करेगा। देन देयर एग्जिस्ट पॉइंट, देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट, सपोज मान लेते हैं सी, सी एक पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, कौन सा, ओपन इंटरवल ए बी में, है ना। और वो इस तरीके से एग्जिस्ट करेगा कि वो एक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा कि एफ डैश सी, यानी उसमें टेंजेंट की स्लोप कभी भी निकालोगे तो वो ऑलवेज जीरो आएगी। ये है हमारी थ्योरम, जिसको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। अगर आप इस थ्योरम को डिकोड करोगे तो ये पूरी थ्योरम है, उल्टा पुल्टा पढ़ोगे तो फिर तो आप कितना भी पढ़ सकते हो, ठीक है ना। मैं आसान तरीका बता रहा हूँ इसको आपको याद रखने का और समझने का। आपको बस ये याद रखना है कि कोई फंक्शन अगर ऐसा दे रखा है जिसके दो पॉइंट सेम है, दो पॉइंट मतलब दो फंक्शनल वैल्यू सेम है, ठीक है, डिफरेंशिएबल है वो और कंटिन्यूअस है वो, ठीक है। तो उसमें एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा जब उसमें आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे या स्लोप ऑफ टेंजेंट या फर्स्ट डेरिवेटिव जब आप करोगे तो उसका ऑलवेज जीरो आएगा। एक पॉइंट मिनिमम बोल रहा हूं मैं, ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ एक ही पॉइंट होगा, इसको भी आप समझ लो। कुछ बच्चे जो है ना वो बहुत मिस अंडरस्टूड करते हैं इसको, वो बोलते हैं एक पॉइंट बोला था सर, यहाँ पे भी तो टेंजेंट जो हो सकता है उसकी स्लोप जीरो हो सकती है। हाँ हो सकती है, मैं मिनिमम एक पॉइंट बोल रहा हूँ, मैक्सिमम थोड़ी ना बोल रहा हूँ, है ना। तो मिनिमम एक पॉइंट जरूर ऐसा होगा जिसमें टेंजेंट की स्लोप जीरो होगी, और उस पॉइंट को मैंने सी नाम दिया है। ऐसा नहीं है कि एक से ज्यादा नहीं हो सकते, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो सी के बहुत सारी वैल्यूज भी एग्जिस्ट कर सकती हैं, ऐसा नहीं कि एक ही एग्जिस्ट करेगी, एक से ज्यादा भी एग्जिस्ट करेगी। तो मिनिमम बोल रहा हूं मैं, मिनिमम, कि मिनिमम एक पॉइंट जरूर होगा जहां पे टेंजेंट की वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी, उस पॉइंट पे जीरो जरूर होगी, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव उसका जीरो जरूर होगा। क्या आपको समझ में आ रहा है? ये फर्स्ट डेरिवेटिव को ही मैं टेंजेंट बोल रहा हूं बार बार, इसी की स्लोप बोल रहा हूं मैं बार बार, है ना। टेंजेंट की स्लोप फर्स्ट डेरिवेटिव ये जीरो होगा। क्या ये बात क्लियर आ रही है आपको समझ में? भाई इसको समझाने में इतना दिमाग लगा रहा हूं मैं, या इतना टाइम लगा रहा हूं, क्योंकि इसी पे ही क्वेश्चन सारे के सारे सॉल्व होंगे, ठीक है। अब आपको देखो मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में ही, कि जब आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ने के लिए आते हो तो आपको डेरिवेटिव थोड़ा बहुत आना चाहिए,
आपको पता होना चाहिए कि कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल अगर होता है तो उसमें एक रिलेशनशिप होती है। रिलेशनशिप ये होती है कि सारे के सारे डिफरेंशिएबल फंक्शन जो होते हैं वो कॉन्टिन्यूअस होते ही होते हैं। ये बता रखा है हमने आपको। पता नहीं तुम्हारे को याद रहता है या नहीं रहता, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। डिफरेंशिएबल फंक्शन जो होता है, ठीक है, यानी डिफरेंशिएबिलिटी जो होती है बच्चे वो इंप्लाई करती है, ठीक है, BILI है ना। डिफरेंशिएबिलिटी इंप्लाई करती है कॉन्टिन्यूटी को, बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू, ठीक है। यानी जो सारे फंक्शन होते हैं जो डिफरेंशिएबल फंक्शन होते हैं वो कंटिन्यूअस तो होते ही होते हैं। अब कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल होना जरूरी नहीं है, ठीक है ना। हाँ, लेकिन यह है कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तो वो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। ये दोनों अलग अलग बातें बोली मैंने, इसको जरा ध्यान से सुनना, दोबारा से रिमाइंड करके पीछे ना, ठीक है। तो अगर आपको ये चेक करना है कि कोई फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है या नहीं है, तो आप उसकी पहले डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लो। कोई भी क्वेश्चन रोलेस थ्योरम का जब आप सॉल्व करोगे, अगर वो डिफरेंशिएबल बन रहा है तब तो वो कॉन्टिन्यूअस भी है ही ना। फिर क्या दिक्कत है, क्योंकि डिफरेंशिएबिलिटी तभी होती है जब वो कंटिन्यूटी होती है, उसके एग्जिस्ट करती है, अदरवाइज तो होती नहीं है, ठीक है। तो डिफरेंशिएबिलिटी होगी तब तो कंटिन्यूटी भी होनी ही चाहिए, वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी होना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई भी हमारे को जो भी फंक्शन दे रखा होगा उसका देखेंगे डेरिवेटिव हो सकता है नहीं हो सकता। हो गया तो कंटिन्यूअस भी हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लेते हैं ये हो रहा है, तो फिर हम ये चेक करेंगे एफ ए बराबर एफ बी आ रहा है या नहीं आ रहा। आ रहा है तो वो रोलेस थ्योरम उस पर सेटिस्फाई हो जाएगी। एफ ए का मतलब ये होता है ये वाली पहले वाली वैल्यू, और एफ बी का मतलब होता है सेकंड वाली वैल्यू फंक्शन में डालनी है। जो फंक्शन होगा ना एफ एक्स जो आपको गिवन होगा उसमें डालनी है। अगर रोलेस थ्योरम सेटिस्फाई करेगी तो हम एक पॉइंट ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा जहाँ पे फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। समझे? चलो अब इतना अगर आपको समझ में आ गया है तो मैं अब क्वेश्चंस देने शुरू करूंगा और बताऊंगा कि इस पे क्वेश्चंस कैसे होते हैं, ठीक है ना। हर तरह के क्वेश्चंस होंगे इसमें। हम कोशिश करेंगे कि आपका पूरा जो है ये थ्योरम आज क्लियर हो जाए आपकी, ठीक है। तो जैसे एक यूपीपीसीएस प्री 1999 में एक क्वेश्चन दिया गया था। क्वेश्चन में ये बोला गया, लेट एफ बी अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन on the closed interval such that f is differentiable in the open interval ab and fa is equals to fb, then, ठीक है, चार स्टेटमेंट आपको दे रखी है। एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 फॉर इनफाइनेटली मैनी सी इन द इंटरवल ए बी, ठीक है। नेक्स्ट, एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 फॉर एग्जैक्टली 1 सी इन द इंटरवल ए बी, ओपन इंटरवल ए बी, ठीक है। थर्ड, एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 फॉर एटलीस्ट 1 सी इन ओपन इंटरवल ए बी, नन ऑफ ए बी सी आर ट्रू, इज ट्रू, सॉरी, ठीक है। तो आपको ये बोल रखा है कि एफ कोई फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है। एफ क्या है? कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस है इन क्लोज इंटरवल ए बी, ठीक है। उसके बाद ये बोल रखा है कि ये डिफरेंशिएबल है इन ओपन इंटरवल ए बी, ठीक है। उसके बाद ये बोल रखा है एफ ए की वैल्यू जो है वो एफ बी के इक्वल है। तो ये तो रोलेस थ्योरम की तीनों प्रॉपर्टीज है जो अभी थोड़ी देर पहले बताई थी। तो आपसे ये बोल रखे हैं कि फिर क्या होगा अगर ऐसा तीनों है तो हमको पता है कि ऐसा फिर कोई ना कोई जो है वो सी जरूर एग्जिस्ट करेगा। देन देयर एग्जिस्ट टी बिलोंग्स टू ए बी, ओपन इंटरवल में जरूर एग्जिस्ट करना चाहिए, है ना, कि कम से कम एक सी, है ना, सच दैट एक सी के लिए एफ डैश सी जो है वो 0 आ जाए, कम से कम एक सी के लिए। तो इनफाइनाइटली मैनी सी लिखा गया है यहाँ पे, क्या ये इनफाइनाइटली मैनी सी के लिए कंडीशन है? हमने बोला कि सी बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन कम से कम एक होना जरूरी है, ये बोला था ना मैंने आपको। तो इनफाइनाइटली मैनी होने जरूरी नहीं है ऑलवेज, ठीक है। तो ये पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट इसलिए बोल रहा हूं मैं। सेकंड स्टेटमेंट बोल रखा है कि एग्जैक्टली एक सी ऐसा आएगा जिसपे ये ओपन इंटरवल में क्या होगा, इसका डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। एग्जैक्टली एक आएगा या एटलीस्ट वन आएगा? एटलीस्ट वन आएगा, एग्जैक्टली एक थोड़ी ना आएगा, है ना। एक नहीं आता, एक से ज्यादा भी आ सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हो, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए भी गलत है, इसी वजह से बी भी गलत है, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। समझ गए? हाँ, तो इस तरीके से इसको करना होता है। तो याद रखिए कम से कम एक सी होगा। कम से कम एक सी का मतलब ये भी नहीं होता कि एक से बहुत ज्यादा हो सकते हैं। कम से कम एक हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, इनफाइनाइट भी हो सकते हैं, लेकिन ऑलवेज इनफाइनाइट नहीं होगा। तो इस वजह से इसको काटा है मैंने, ठीक है। सिर्फ एक ही नहीं होगा इस वजह से इसको काटा है मैंने, ठीक है। एटलीस्ट वन होगा इस वजह से इसको टिक करा है मैंने। क्या बात समझ पा रहे हो आप? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलो इसको नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डी ट्रिपल एस पी पीजीटी में आया था 2021 में। क्वेश्चन में बोल रखा है इफ एफ एक्स सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट्स ऑफ रोलेस थ्योरम इन क्लोज इंटरवल 1 2 एंड एफ डैश एक्स इज कॉन्टिन्यूअस इन ओपन इंटरवल, ओपन होना चाहिए था वैसे, ठीक है, ओपन इंटरवल 1 2, देन द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 1 to 2 एफ डैश एक्स डी एक्स इज,
ठीक है, ये आपसे पूछ रखा है, 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, 0, 1, -1 और 2। आपसे पूछा गया है इसका जो है ना वो करेक्ट आंसर होगा बच्चे। ठीक है, अब देखिए जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको फोकस ये रखना है, रोलेस थ्योरम अगर सेटिस्फाई हो रही है तो मुझे पता है कि यहाँ पे एक मतलब यहाँ पे ये बोला गया ना कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल भी है। ठीक है, और रोलेस थ्योरम सेटिस्फाई हो रही है तो एफ ए इज इक्वल टू एफ बी भी आ रहा होगा, है ना, यानी एफ वन इज इक्वल टू एफ टू भी आ रहा होगा। ठीक है, तो सिंस रोलेस थ्योरम जो है इस पे सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है, रोलेस थ्योरम इज सेटिस्फाइड, तो क्या मैं ये कह सकता हूं, सेटिस्फाइड की स्पेलिंग ही गलत लिखी है, देख रहे हो तुम कितनी बढ़िया इंग्लिश है। ठीक है, सेटिस्फाइड, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ पे एक पॉइंट जरूर ऐसा होगा, देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू ए बी, जहां पे इसका फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। हाँ या ना, हाँ या ना, बोलो, होगा। तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव की बात हो रही है ना, इसकी वैल्यू 0 होगी, इन दोनों के बीच में ही वो पॉइंट कहीं पे लाई करेगा, यही बात है ना। तो अगर मैं आपसे बोलता हूं कि इंटीग्रेशन 1 to 2 एफ एक्स डी एक्स की एफ डैश एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो इसका मतलब ये इनके बीच में कहीं पर ऐसा होगा कि फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होना चाहिए रोलेस थ्योरम के अकॉर्डिंग, है ना। तो अगर रोलेस थ्योरम के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू निकालूंगा मैं, तो 1 to 2 एफ डैश एक्स की वैल्यू 1 to 2 के बीच में 0 हो जाएगी। ठीक है, तो 0 हो गई तो इसका आंसर कितना हो गया भाई साहब, 0 हो गया। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, 0 का इंटीग्रेशन 0 होता है। ठीक है, तो अगर आपसे इस इंटरवल के बीच में पूछ रहा है तो 0 है उसका आंसर, सिंपल सा याद रखना। ठीक है, इस तरीके से करना होता है। क्लियर, समझ में आ रहा है? चलो बढ़िया, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब तुम्हारे को एकदम से, मेरे को पता है तुम एकदम से अपना दिमाग बहुत ज्यादा चलाते हो, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ना थोड़े से क्वेश्चन और करवाता हूँ आपको, जैसे एक क्वेश्चन इसी जैसा है ना, इसी के जैसा, इफ एफ एक्स सेटिस्फाइज द रोलेस थ्योरम इन 3, 4 एंड 6, 8, ये दो इंटरवल है यहाँ पे, रोलेस थ्योरम सेटिस्फाई हो रही है, तो 3 से लेके 8 तक पूछ लिया जाए तो सर कैसे करोगे आप इसको, है ना। 3 से लेके 8 एफ डैश एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या होगी, क्या ये भी 0 होगी? नहीं सर, 0 तो ऑप्शन में दे ही नहीं रखा। आप तो गलत बता रहे हो, गलत नहीं बता रहा हूँ वो ठीक बता रहा हूँ, यहाँ पे इंटरवल चेंज कर रखा है उन्होंने, ठीक है ना। ठीक है, तो 3 से 4 और 6 से 8 पे 0 होगी, वो 3 से 8 पूछा है आपसे, आप समझ पा रहे हैं, अलग है, फर्क है इसमें, है ना। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जैसे ये इंटीग्रेशन आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन 3 से लेके 8 एफ डैश एक्स डी एक्स, और आपसे पूछा गया है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आपको करना क्या है, इसको ना पहले ब्रेक करो, पहले 3 से 4 तक लिख लो, है ना। ब्रेक करने का तरीका क्या होता है, हमको एक क्रिटिकल पॉइंट से ब्रेक करना होता है, 3 से 8 है ना, तो 3 से 4, 4 से 6, 6 से 8, ऐसे 3 पार्ट में ब्रेक करेंगे हम इसको। तो 4 से 6 लिख लो एफ डैश एक्स डी एक्स, और 6 से 8 लिख लो, 6 से 8 एफ डैश एक्स डी एक्स। ठीक है, अब जब ऐसे आप लिखते हैं इसको, तो ऐसे लिखने के बाद में आप क्या कर सकते हैं, आप इसको, भाई 3 से 4 में तो ये 0 होगा, 4 से 6 में 0 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे रोलेस थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है, यहाँ पे कुछ ना कुछ इसका आंसर निकलेगा, है ना। और उसके बाद 6 से 8 में भी ये 0 ही होगा, तो इसका मतलब इसका आंसर जो है वो बस 4 से 6 में निकाला जा सकता है, तो इतना इसका आंसर निकल सकता है, इसके आगे इसका आंसर नहीं निकलेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है इसका, ए इसका करेक्ट आंसर होगा, फर्स्ट वाला। ठीक है, तो फर्स्ट वाला इसका करेक्ट आंसर, इस तरीके से आपको बनाना होता है, समझे। हलवा बहुत ज्यादा ना तो मजेदार क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है बिल्कुल, है ना। अगर हम थ्योरम समझ जाएंगे तो हमारे लिए बहुत ज्यादा इजी होगा, और हम इसमें अभी और क्वेश्चन भी करवाएंगे आपको, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि किस तरीके से हम अप्रोच करते हैं, ठीक है ना। तो हर थ्योरम ऐसे ही करवाएंगे, आपको एक ही बारी में पढ़ के मेरे हिसाब से आ जानी चाहिए। ठीक है, नहीं आएगी तो फिर मैं मान के चलूंगा कि मुझे थोड़ी सी और मेहनत करने की जरूरत है ना। आपको कहाँ मेहनत करने की जरूरत है, आप समझदार बच्चे हो। ठीक है, चलो एक थ्योरम, एक क्वेश्चन है, रोलेस थ्योरम इज ट्रू फॉर द फंक्शन, इस फंक्शन के लिए रोलेस थ्योरम ट्रू है, सेटिस्फाई हो रही है, तो बताओ कौन से इंटरवल में सेटिस्फाई होगी। रोलेस थ्योरम ट्रू है तो आप दो चीजें मान के चलिए, फंक्शन कंटिन्यूअस है, फंक्शन डिफरेंशिएबल है। फंक्शन डिफरेंशिएबल है यानी एफ डैश एक्स इसका निकल सकता है, क्या होगा, एक्स स्क्वायर का 2x और 4 का 0 हो जाता है, तो ये इसका, क्योंकि ये डिफरेंशिएबल है तो ये कंटिन्यूअस भी है ही। अब आपको ये बताना है कौन से इंटरवल में है, तो आपको करना क्या होता है उसके लिए ये करना होता है कि यहाँ पे ना एक एक इंटरवल लो, है ना, और उसमें एफ ए और एफ बी की वैल्यू निकालो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आप मान लेते फर्स्ट, पहला वाला ऑप्शन ले लो, ये क्या है,
-2, 0 मान लेते हैं कि x जो है वो -2, 0 में बिलोंग कर रहा है। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा f2 की वैल्यू क्या होगी, -2 की वैल्यू मतलब fa होता है, इसको fa बोलते हैं। fa का मतलब होता है पहला वाला, ठीक है। और सेकंड वाले की वैल्यू निकालने के लिए हम fb का यूज करते हैं। मतलब आपको करना क्या है, जो फंक्शन में है ना, मैं सिंपल सी भाषा में बोलता हूँ, फंक्शन में ये पहला वाला नंबर और दूसरा वाला नंबर डाल दो। अगर ये दोनों सेम आ रहे हैं तो रोलिस थ्योरम का थर्ड पार्ट जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगा और आपको इंटरवल वही मिल जाएगा जहां पे वो सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। अगर वो इसमें सेटिस्फाई हो रहा है तो ये इंटरवल है, इसमें सेटिस्फाई हो रहा है तो ये इंटरवल है, इसमें सेटिस्फाई हो रहा है तो ये इंटरवल है, इसमें सेटिस्फाई हो रहा है तो ये इंटरवल है। तो आपको बस ये देखना है कि किसमें सेटिस्फाई हो रहा है वो, इन चारों में से, ठीक है ना। समझ गए। तो F2 का मतलब, -2 का मतलब क्या है बच्चे, -2 का स्क्वायर प्लस, सॉरी, फिर माइनस का 4, तो -2 का स्क्वायर प्लस 4 -4, आंसर आ गया 0। अब फिर आपको F0 निकालना है, सेकंड वाला। तो 0 का स्क्वायर -4, ये तो आंसर माइनस का 4 आ रहा है, ठीक है। तो F-2 इक्वल नहीं आ रहा है F0 के, ठीक है। रोलेस थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। एक मिनट जरा, ये स्क्रीन का कुछ हो गया, एक मिनट। रोलेस थ्योरम है ना, इज नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। यहाँ पे तो नहीं हो रही है। आपको ऐसे ना सब पे चेक करना है, ठीक है। जैसे बी ऑप्शन है, बी पे चेक करूंगा मैं, जिस पे आ गया आंसर उसका बढ़िया है, ठीक है। लेट x बिलोंग्स टू -2, 2, ठीक है। ये वैसे हिट एंड ट्रायल है, सिंपल सिंपल हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है इसको करना, ठीक है। तो f-2 अभी मैंने निकाला था, -2 का स्क्वायर -4 था, है ना, 0 आ गया। फिर F2 की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर -4, 4 -4, ये भी 0 हो गया। तो इसका मतलब F-2 F2 के इक्वल आ रहा है। अगर इक्वल आ रहा है तो रोलेस थ्योरम क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। रोलेस थ्योरम इज सेटिस्फाई, थ्योरम THEORAM इज सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड, ठीक है। यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है तो यही इंटरवल इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया, कोई डाउट है किसी भी तरीके का। तो इंटरवल निकालने के लिए कुछ नहीं करना, ये दोनों वैल्यूज उठा के वहां पे डाल देने, सिंपल सा काम है। जिस पे आंसर सेम आ गया वो इसका आंसर हो जाएगा। बस इतना ही करना है आपको, कोई डिफरेंशिएशन करने की जरूरत नहीं, कोई कुछ करने की जरूरत नहीं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। रोलेस थ्योरम एप्लीकेबल है या नहीं है वो देखने के लिए एक बार डेरिवेटिव कर देना। अगर वो डेरिवेटिव उसका हो सकता है तो वो उस केस में क्या हो जाएगी आपकी, कंटिन्यूस भी हो जाएगा फंक्शन, ठीक है ना। कंटिन्यूस भी हो जाएगा तो रोलेस थ्योरम एप्लीकेबल है उस पर। नेक्स्ट आपको दे रखा है ये रोलेस थ्योरम जो है वो एप्लीकेबल है 0 से पाई में, इंटरवल दे दिया उसने, ठीक है। तो बताओ द वैल्यू ऑफ सी की वैल्यू क्या होगी जिस पॉइंट पे उसका फंक्शन का डेरिवेटिव 0 आ रहा है। रोलेस थ्योरम अगर एप्लीकेबल है तो एक फंक्शन कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, और इसमें एफ डैश सी एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे इसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, है ना। हमने ये पढ़ा था ना। तो सबसे पहले तो ये जो फंक्शन दे रखा है, फंक्शन क्या दे रखा है, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। अगर आपको ये पता लगाना है कि इसका डेरिवेटिव कहाँ पे 0 होगा, तो आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करो। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स। अब इसमें क्या करो, एक्स की जगह पे सी डाल दो, ठीक है। या हाँ डाल दो, चलो। तो कॉस सी बन जाएगा ये। और मुझे पता है रोलेस थ्योरम ये कहती है कि एफ डैश सी की वैल्यू 0 होगी, तो कॉस सी बराबर 0 हो गया, हाँ या ना। अब आपको ये सोचना है कॉस में 0 कितने डिग्री पे आता है, बस वही इसका आंसर 90 डिग्री। तो ये हो गया सी की वैल्यू, खत्म हो गया। दोबारा से बोलता हूँ, रोलेस थ्योरम में दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। पहले में इंटरवल निकालना है ना। दूसरे में आपको सी की वैल्यू निकालनी है। तो ये दोनों तरह के क्वेश्चन में इंटरवल निकालने के लिए तो आपको एफ ए और एफ बी देखना होता है। सी की वैल्यू निकालने के लिए आपको फर्स्ट डेरिवेटिव करके सी रखना होता है, एफ डैश सी, और इस साइड में 0 रख के आंसर निकाल देना। जो सी की वैल्यू आएगी वो इसका आंसर हो जाएगा। चेक करने वाली जो क्वेश्चन है वो तो ये सिंपल क्वेश्चन है, ये तो खाली स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। ये उनको नहीं आते जिन्होंने कुछ पढ़ा नहीं होता। आपने पढ़ रखा है तो आपको ये क्वेश्चन हलवा है आपके लिए, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू 3x³ माइनस 5x² प्लस 2x, ऐसा कोई फंक्शन दे रखा है, देन द इंटरवल, आपको इंटरवल निकालना है फॉर विच एफ सेटिस्फाइज रोलेस थ्योरम। इंटरवल निकालने के लिए क्या करते हैं, ये वैल्यूज उठा के फंक्शन में रखनी है, जिसपे आंसर सेम आ गया वो इसका करेक्ट आंसर। तो पहले ऑप्शन से स्टार्ट करें हम, है ना। तो एफ पहले ऑप्शन में हम क्या ले रहे हैं, पहले तो 0,1 है ना, एक्स बिलोंग कर रहा है 0,1 को, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, F0 निकालते हैं। F0 निकालने के लिए ये 0 0 0 खत्म हो गया। फिर हम क्या करते हैं, F1 निकालते हैं। F1 निकालेंगे तो 3 इंटू 1 का क्यूब माइनस 5 इंटू 1 का स्क्वायर, 2 इंटू 1, 3 माइनस 5 प्लस 2,
जीरो आ रहा है ये भी। तो भाई साहब पहले वाले भी सेटिस्फाई हो गया, ये रहा इसका आंसर। ठीक है, बस इतना करना होता है। हाँ बस इतना ही करना है आपको, 10 सेकंड लगेंगे मुश्किल से, 10 10 सेकंड में हो जाएगा काम आपका, है ना, और मजेदार हो जाएगा बिल्कुल, बढ़िया, जिसको बोलते हैं ना। हम्म। ठीक है, आसान लग रहा है ना? हाँ बहुत आसान है, कुछ कुछ टफ नहीं है भाई साहब। एक क्वेश्चन और देते हैं आपको। यूपीपीसीएस प्री 2000 में आ रखा है ये। ठीक है, ये ज्यादातर क्वेश्चन जो करवा रहे हैं हम आपको प्रीवियस ईयर के ही करवा रहे हैं, ताकि आपको पता लगे कि पेपर का पैटर्न कैसे आता है। और इसमें थोड़ा बहुत ना अभी हम क्या करेंगे, जैसे हमारा चीजें कंप्लीट होंगी उसमें थोड़ी बहुत ना लेवल इंक्रीज करके चीजें डालेंगे, क्योंकि आपको तो पता ही है इस बार जो एग्जामिनेशन आप पूछ रहे हैं वो, और जो क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं वो कुछ और ही पूछ रहे हैं ना। वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रीवियस ईयर करके आपका काम चल रहा है ना। तो वो हर चीज पूछते हैं, और वो मतलब उनके पास में देखो बहुत टाइम है, एक पेपर बनाने में बहुत टाइम ज्यादा तो लगता नहीं है, तो वो क्वेश्चन कुछ भी डाल देते हैं। ठीक है, तो हम हर तरह के क्वेश्चन करेंगे और इतने लेवल तक कर लेंगे, ताकि देखिए हमारे लास्ट बैच में भी हमने जो है वो 17 बच्चे फाइनल मेरिट में दिए हैं, है ना, फाइनल मेरिट में मतलब बन चुके हैं वो टीचर। ठीक है ना। तो मैं मेरा ये रहता है कि भाई अब आप अगर मेरे से कर रहे हो या हमारे पास से कर रहे हो, तो आपका कम से कम इतना बेनिफिट होना चाहिए कि हाँ आपको लगे कि हमने कुछ करा है, हमारे में इम्प्रूवमेंट आया है, हमने कुछ करा है, हमारे पास में जॉब आई है। तो ऐसा होना चाहिए अपने पास में। ठीक है ना। चलो, आपसे पूछ रखा है इंटरवल बता दो कौन से पे ये एप्लीकेबल है रोल्स थ्योरम। मेरे को लगता है जब तक मैं बोल रहा था, जब तक मैं प्रवचन दे रहा था, तब तक आपने जो है इंटरवल तो निकाल ही लिया होगा। कौन सा ऑप्शन है इसका? क्या कह रहे हो? कोई नहीं है? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। इतनी जल्दी निकालना होता है, देखो मैंने देख के पता लगा लिया। मैंने पहले जीरो रखा है यहाँ पे, जीरो रखेंगे तो -1 का -1, फिर -1 -1, 1 रखेंगे तो जीरो -1 बन रहा है, सेटिस्फाई नहीं होगा। जीरो रखेंगे -1 -1, टू रखेंगे तो टू -1 1 हो जाता है, 1 -1 नहीं होगा सेटिस्फाई। ये रखेंगे तो -1 -1 -2 की पावर 2/3 -1 नहीं, 1 रखेंगे तो जीरो माइनस, ये भी सेटिस्फाई नहीं होता, तो ये इसका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होता है। ऐसा नहीं कि इंटरवल मिल ही जाए, ऐसा भी हो सकता है ना मिले, है ना, जहाँ पे रोलेस थ्योरम सेटिस्फाई ना हो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्या आपको ये समझ में आ गया? रोलेस थ्योरम अच्छे से समझ में आ गई? ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है बच्चे, है ना, ज्यादा इतना मेहनत नहीं है, हो जाता है। तो रोलेस थ्योरम अगर आपको समझ में आ गई है, इसके ऊपर मैं दो होमवर्क क्वेश्चन तो आपको देता हूँ। पहला होमवर्क क्वेश्चन ये देता हूँ, मॉड्यूलस में है तो घबराना मत, सेम ही चीज है। अरे इसमें थोड़ा सा सिंबल विम्बल नहीं दे रखे इन्होंने, मैं जरा एक मिनट कुछ सिंबल्स वगैरह डाल देता हूँ यहाँ पे ना। क्लोज इंटरवल डालता हूँ पहले तो मैं, माइनस का, यहाँ पे भी क्लोज इंटरवल डाल देता हूँ माइनस का, यहाँ पे क्लोज इंटरवल डाल देता हूँ, यहाँ पे क्लोज इंटरवल डाल देता हूँ। अब इसको करना, ठीक है, अब करके मुझे बताना कि इसमें रोलेस थ्योरम सेटिस्फाई हो रही है तो कौन से इंटरवल में हो रही है। ठीक है ना, बस इतना सा बताना है। प्लस और माइनस का सिंबल है, 2 + x - 1 है मॉड के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना जरा, ये क्वेश्चन है, इसको भी होमवर्क में लिखेंगे आप। ये इसमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट लगाएंगे आप, और आपको ये बताना है कि रोलेस थ्योरम जो है ये चार ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन को सेटिस्फाई करती है, एप्लीकेबल है नहीं है, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। हमने आपको डेरिवेटिव निकालना सिखा रखा है, ठीक है, तो एक बार उसको उस तरीके से करिएगा। और ये इंटरवल का ध्यान रखना कि ये इंटरवल जो है उसमें ये सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, इंटरवल में वैल्यू सेम आनी चाहिए एफ ए और एफ बी की। वैसे तो मैं ध्यान से देख पाऊँ तो एफ ए और एफ बी की वैल्यू ही गलत है। यहाँ पे आएगी जीरो, नहीं नहीं, एफ ए और एफ बी की वैल्यू सेम है, सेम है, ठीक है ठीक है ना। तो हम अगर जीरो रखेंगे तो जीरो पे ये सेटिस्फाई कर रहा है, टू पे भी कर रहा है ये, ठीक है। और इसका डेरिवेटिव भी फिर हमारे को चेक करना पड़ेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, आप देख लेना इसको क्या आता है क्या नहीं आता, फिर मेरे को बताना क्या होगा आपके अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना कर लेते हैं, हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।